हेलो बच्चों, आज आप लोगों के सामने रिलेटिव मोशन का टॉपिक लेने जा रहा हूँ फिजिक्स में। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है टॉपिक रिलेटिव मोशन बच्चों को, बिकॉज एक से ज़्यादा पार्टिकल सब एक साथ मोशन कर रहे होते हैं। तो एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल कैसा दिखाई देगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, ये सारी की सारी चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं और बच्चों को जनरली इसमें डिफिकल्टी आती है। तो थोड़ा सा लेक्चर जो है वो लेंदी हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे केसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी में सबसे पहले ये देखिए कि हम लोगों को एक ऑब्जर्वर चाहिए, जो ऑब्जर्वर दूसरे का मोशन स्टडी कर रहा होगा। तो ऑब्जर्वर को हम जिस पॉइंट पर मानेंगे उस पॉइंट को हम ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज प्रेजेंट एज ओरिजिन। जैसे इफ ए एंड बी या राम एंड श्याम बोथ आर मूविंग, इफ राम एंड श्याम बोथ आर मूविंग और राम जो है वो श्याम का मोशन स्टडी कर रहा है, तो राम को हम कह देंगे कि राम जो है उसको ऑब्जर्वर को ओरिजिन मान लिया और उस ओरिजिन के साथ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ये अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वर एट ओरिजिन along with three mutually perpendicular axes x axis y axis and z axis, this is called a reference frame। और बिकॉज ऑब्जर्वर जो है वो हमेशा टाइम को स्टडी कर सकता है, तो टाइम के साथ कैसे पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, कैसे वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो मोशन स्टडी कर सकता है और एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड आउट कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कि श्याम का जो पोजीशन है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आर एस है, पोजीशन वेक्टर इज आर एस, और राम का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने आर आर से डिनोट कर दिया। अब अगर राम को हम ये कहते हैं कि ऑब्जर्वर है, राम को अगर बोल दिया जाए कि ये ऑब्जर्वर है और ये श्याम को मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट हो गया, तो राम जो है वो श्याम का मोशन स्टडी कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम, इसको लिखने का तरीका यह है आर पोजीशन वेक्टर ऑफ एस श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम। तो इसमें श्याम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है और राम ऑब्जर्वर है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस थिंग, पोजीशन वेक्टर ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम, ऐसे इसको पढ़ते हैं और ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। आपको पता है कि अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वेलोसिटी ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ श्याम एज सीन बाय राम। मींस इफ राम को हम लोग रेस्ट में मान लें तो श्याम कितनी वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई दे रहा है राम को, ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। तो रेफरेंस एक्चुअली क्या है, देखिए रिलेटिविटी में बेसिकली जो भी ऑब्जर्वर होता है उसको हम रेस्ट में मान लेते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी इस चीज पे ध्यान दिया है कि जब आप ट्रेन में जर्नी कर रहे होते हैं तो जो आप ट्रेन के अंदर जब आप बैठे होते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली आ रहे हैं कहीं से, तो ट्रेन के अंदर बैठा होता है वो कहता है कि दिल्ली आने वाला है, दिल्ली आने वाला है। वो जनरली ये नहीं बोलता कि ट्रेन दिल्ली पहुंचने वाली है, वो जनरली ऐसे बोलता है दिल्ली आने वाला है। और जो स्टेशन पे खड़े होते हैं दिल्ली स्टेशन पे और वो ट्रेन आने का वेट कर रहे हैं, वो कहते हैं ट्रेन पहुंचने वाली है दिल्ली। तो आप देख रहे हैं जो ऑब्जर्वर है वो अपने आप को रेस्ट में रख रहा है। आप ट्रेन के अंदर जब मूव कर रहे हैं तो आप रेस्ट में हो गए, तो आपके लिए ट्रेन नहीं चल रही है, आपके लिए दिल्ली आपकी तरफ चल के आ रहा है, तो आप बोलते हैं दिल्ली आने वाला है। और जो दिल्ली पर खड़ा है दिल्ली में, वो तो रेस्ट में है ही, वो बोलता है कि ट्रेन आ रही है दिल्ली स्टेशन पर। तो जनरली ऑब्जर्वर जो है वो अपने आप को रेस्ट में रख के बाकी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो यहां पर भी जब हम इस चीज को लिखते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम, इसका मतलब यही है कि राम श्याम को किस तरीके से देख रहा है। राम को श्याम का पोजीशन वेक्टर जैसे चेंज होते हुए दिखाई देगा वैसे उसको श्याम की वेलोसिटी लगेगी, और वेलोसिटी वेक्टर जैसे चेंज होते हुए लगेगा वैसे उसको उसका एक्सेलरेशन लगेगा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें बच्चों, तो आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम विल बी वेलोसिटी ऑफ श्याम माइनस वेलोसिटी ऑफ राम। जब भी हम ये लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ श्याम माइनस वेलोसिटी ऑफ राम, तो कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में है। तो इन ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी ऑफ श्याम और ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ राम का जो vs माइनस वी होगा वेक्टर सम, वो आपको वेलोसिटी ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम देगा। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला 1, इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं व्हेन vs एंड vr आर नोन एंड वी वांट टू फाइंड आउट देयर रिलेटिव वेलोसिटी। तो जनरली क्या होता है कि vs और vr दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दूसरे प्रोजेक्टाइल को हमने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में फेंक दिया।
अब ये दोनों ए और बी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, और वैसे केस में हम एनालाइज करना चाहते हैं कि ए को बी कैसा दिखाई देगा या बी को ए का मोशन कैसे दिखाई देगा, बी ए को कब कोलाइड करेगा, ए बी से कब कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा भी या नहीं होगा। इन सारी की सारी कंडीशंस जैसे क्वेश्चंस जब हमें करने होते हैं तो हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला 1, दिस फॉर्मूला, this is used when Vs and Vr are known and we want to find out their relative velocity. This happens when S and R move independently of each other. जैसा मैंने आपको बताया, two projectiles are thrown, they are moving independently. तो वैसे केस में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे चीजों को एनालाइज करने के लिए। Ram and Shyam are both running in a field and we want to find out velocity of Shyam as seen by Ram. Or rain is falling and we want to find direction in which rain appears to fall as seen by moving observer. रेन फॉल कर रही है और ऑब्जर्वर अलग मूव कर रहा है। अब रेन का फॉल होना और ऑब्जर्वर का मूव करना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेन किस डायरेक्शन में आती हुई लगेगी। तो ये भी वैसी प्रॉब्लम हो गई, राम श्याम जैसी प्रॉब्लम ही हो गई। तो इस तरह की जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उन सारी के सारी प्रॉब्लम्स में फॉर्मूला 1 जो है वो आपको काफी यूजफुल रहेगा। और ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? A flag held by a moving motorcyclist and we want to calculate direction of fluttering of flag seen by stationary observer. तो फ्लैग अगर मान लीजिए आप लेकर चल रहे हैं या एक बाइक पर एक आदमी फ्लैग को लेकर जा रहा है और विंड भी ब्लो कर रही है। अब विंड ब्लो कर रही है और मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है और आपसे पूछा जाए कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। तो आप ऐसे सोचिए बच्चों कि अगर आप फ्लैग लेकर खड़े हो जाएं और कोई विंड ना चल रही हो, अगर आप फ्लैग लेकर खड़े हैं और विंड नहीं चल रही है तो फ्लैग फ्लटर नहीं करेगा। अब जब आप खड़े हैं स्टेशनरी और विंड जो है वो मान लीजिए नॉर्थ की डायरेक्शन में ब्लो करने लग जाती है, तो विंड अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में ब्लो करने लग जाती है आपके रेस्पेक्ट में, तो फ्लैग नॉर्थ की डायरेक्शन में फ्लटर करने लग जाएगा। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएं, फिर किस डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके रेस्पेक्ट में विंड जिस डायरेक्शन में ब्लो कर रही होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन हु इज होल्डिंग द फ्लैग, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग भी बोल सकते हैं आप। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन हो गया। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग विल बी वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। और वेलोसिटी ऑफ फ्लैग का मतलब जो भी पर्सन उस फ्लैग को कैरी कर रहा है उसकी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। अगली किस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें कर सकते हैं? जैसा मैं आपको बता रहा था, टू डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड वी वांट टू फाइंड आउट the path of one projectile with respect to other or the minimum distance between them. तो जब दो प्रोजेक्टाइल मूव कर रहे हैं और दोनों अंडर ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल का पाथ कैसा दिखाई देगा, तो भी इक्वेशन 1 की हेल्प लेकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर इसी को देखें तो वेलोसिटी ऑफ Shyam with respect to Ram was equal to velocity of Shyam minus velocity of Ram. तो इससे अगर हम velocity of Shyam with respect to ground निकालना चाहें तो क्या होगी? This will be velocity of Shyam with respect to Ram plus velocity of Ram. तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखो, ये वाली जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी हुई है इक्वेशन 2, कभी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर आपको किसी की वेलोसिटी निकालनी है, ग्राउंड फ्रेम में किसी की वेलोसिटी निकालनी है, तो बाकी दो वेलोसिटीज का वेक्टर सम होता है हमेशा। ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी बाकी दो वेलोसिटीज का वेक्टर सम होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, आपकी काफी प्रॉब्लम्स में हेल्प हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल फॉर्मूला 2 कब यूज होता है? इस फॉर्मूला 2 का हम यूज करेंगे, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं लेकिन बेसिकली उनकी जो एप्लीकेशन है, उसकी इंपॉर्टेंस किस किस तरह के क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स में है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर्मूला 2, दिस इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द बॉडीज इज मूविंग ऑन द अदर बॉडी। ना वहां पर दो इंडिपेंडेंट मूव कर रहे थे, यहां पर भी मूव इंडिपेंडेंट कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि मैंने एक कुछ स्केल ले लिया और स्केल पर एक इंसेक्ट मूव कर रहा है,
तो इंसेक्ट स्केल पर मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और स्केल मान लीजिए किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होंगी उसमें ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा, ये फॉर्मूला ज्यादा हेल्पफुल होगा। या फिर मान लीजिए रिवर स्विमर प्रॉब्लम है, स्विमर स्विम कर रहा है, तो स्विमर कहां स्विम करेगा, रिवर में स्विम कर रहा है। तो स्विमर और रिवर अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ग्राउंड के फ्रेम में अगर कोई है खड़ा हुआ कहीं पर स्टेशनरी ऑब्जर्वर, उसको स्विमर किस डायरेक्शन में जाता हुआ लगेगा, तो फिर इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो जब ए और बी दो ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं, लेकिन ए बी के ऊपर मूव कर रहा है इंडिपेंडेंटली, जो है अलग अलग मोशन नहीं है, तो फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इंसेक्ट इज मूविंग ऑन एन स्टेशनरी डस्टर। तो इंसेक्ट जब डस्टर पे मूव करेगा बच्चों, तो इंसेक्ट अपने एफर्ट से मूव कर रहा होगा डस्टर पर, डस्टर रुका रहे या डस्टर चल रहा हो। इंसेक्ट के अपने एफर्ट्स में इंसेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डस्टर में कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डस्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ डस्टर। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्योंकि स्विमर जो है वो रिवर में अपने एफर्ट से स्विम करेगा ना। क्यों भाई, आप ऐसे सोचो कि मान लीजिए अगर ऐसे कोई मान लीजिए पानी में डूब रहा है, ऐसे मान लेते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोई पानी में डूब रहा है, अगर कोई पानी में डूब रहा है तो वो अपने हाथ पैर अपने आप को बचाने के लिए किस केस में ज्यादा तेजी से चलाएगा, अपने एफर्ट्स किस केस में ज्यादा तेज में लगाएगा, रिवर फ्लो कर रही हो या रिवर रुकी हुई हो। कोई अगर आपसे पूछे कि एक आदमी जो है वो उसकी जान जाने वाली है, बेचारा जो है वो अपनी जान बचाने के लिए एफर्ट्स लगा रहा है, तो 100% एफर्ट ही लगाएगा ना, उसको इस चीज से मतलब थोड़ा ना होगा कि रिवर फ्लो कर रही है या रिवर रुकी हुई है। क्यों, मानते हो ना इस चीज को कि अगर कोई स्विमर डूब रहा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपने मैक्सिमम एफर्ट्स ही लगाएगा, उसका रिवर की वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर रिवर की वेलोसिटी क्या डिसाइड करेगी, रिवर की वेलोसिटी डिसाइड करेगी कि उसको ढूंढेंगे तो कहां जाके ढूंढेंगे। तो आई मीन टू से कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा स्विमर को, तो वो कहां जाते हुए देखेगा, वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेक्टर सम क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्केल या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये इनके अपने एफर्ट्स की वजह से हैं, ये स्केल की वेलोसिटी या स्विमर की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होंगी उसमें भी आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले 2 की हेल्प से करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। वेल, इसके अलावा क्या हो सकता है, ये मैंने आपको स्विमर रिवर का बता दिया केस, मैंने पर्सन स्विम्स इन ए रिवर, इट्स एक्चुअल वेलोसिटी इज वेक्टर सम of its own efforts which is independent of velocity of river and velocity of the river. So velocity of swimmer or velocity of person, you can say this velocity of person equal to velocity of person with respect to river plus velocity of river. इसी तरीके से अगर प्लेन जो है वो जा रहा है, प्लेन उड़ रहा है, प्लेन किस में उड़ेगा, विंड में उड़ेगा। स्विमर रिवर में स्विम करेगा, प्लेन विंड में जाएगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, ये वेलोसिटी ऑफ विंड से इंडिपेंडेंट हो गई, क्योंकि वो उसके अपने एफर्ट्स की वजह से होगी। विंड जा रही हो, विंड ब्लो कर रही हो या विंड ब्लो ना कर रही हो, एरोप्लेन का इंजन उसको जितनी वेलोसिटी से जिस उसको ले जा सकता है, जो एफर्ट्स लगा सकता है, वो एफर्ट्स उसके विंड की वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन फाइनली प्लेन को कहां पर पहुंचना है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, कहां से चल के कहां पर पहुंचना है, वो दोनों के वेक्टर सम पर डिपेंड करेगा। वो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड एंड वेलोसिटी ऑफ विंड के वेक्टर सम पर डिपेंड करेगा। तो दिस इज इंडिपेंडेंट, आप ये देख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लेन हैज ए सर्टेन वेलोसिटी इन ए स्टेशनरी विंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो अगर विंड ब्लो करने भी लग जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड चेंज होने वाली नहीं है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंज हो जाएगी। सो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ग्राउंड के फ्रेम में जो भी वेलोसिटी होती है वो बाकी दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर सम होती है। इसी तरीके से इन ए स्टेशनरी विंड रेन ड्रॉप्स विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज। रिमेंबर दिस थिंग कि अगर रेन हो रही है और अगर कोई विंड ब्लो नहीं कर रही है तो अपना रेन का जो एफर्ट है वो तो ये है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी।
तो इसका मतलब अगर आपको रेन किसी भी और डायरेक्शन में आती हुई लग रही है, वर्टिकल से कोई एंगल बना रही है, तो रेन की वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया होगा बच्चों, वो विंड की वजह से आएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी रेन की है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट अगर आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है? विंड की वजह से आ रहा होगा। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अगर हमें दिखाई दे रहा है कि किसी एंगल थीटा पर आ रहा है, तो एक्चुअली इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रेन हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ विंड रही होगी। वेलोसिटी ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ रेन का रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा। तो कभी भी आपको वेलोसिटी ऑफ विंड देखनी हो रेन के केस में, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ग्राउंड के फ्रेम में, वो वेलोसिटी ऑफ विंड के बराबर होगा, अगर आप स्टेशनरी हैं तो। और फिर आप अगर खुद मूव करने लग जाएं, तो अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपके रेस्पेक्ट में जो विंड का कंपोनेंट होगा, आपके रेस्पेक्ट में जो विंड की वेलोसिटी होगी, वो रेन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डिसाइड करेगी। तो रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों हमेशा किस चीज को डिसाइड करेगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो सीधे सीधे वो वेलोसिटी ऑफ विंड के बराबर हो जाएगा। तो समझ में आया आपको? अगर आपको विंड की वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे? रेन की वेलोसिटी अगर किसी एंगल पर है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है जो विंड की एब्सेंस में होता, और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो विंड की वेलोसिटी होगी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में आपको ये वाला फॉर्मूला हेल्प करेगा। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, एग्जांपल ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था। तो मैन इज ट्रेवलिंग इन ईस्ट, दिस मैन इज ट्रेवलिंग इन ईस्ट डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ मैन 3 आई कैप हो गई। अगर मैं इसको मान लेता हूं कि एक्स एक्सिस है, इधर आई और इधर जे मान लें, हॉरिजॉन्टल में ही आई जे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मानकर चल रहे हैं हम, ये इस डायरेक्शन में हम आई लेकर चल रहे हैं और इस डायरेक्शन में जे लेकर चल रहे हैं डायरेक्शन को। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, मैंने आपको कहा था कि फ्लैग की वेलोसिटी वही होगी, जो भी उसको कैरी कर रहा है वो फ्लैग की वेलोसिटी होगी। तो मैन की जो वेलोसिटी होगी वही फ्लैग की वेलोसिटी होगी। वो कितनी हो गई? 3 आई कैप हो गई, जैसा कि गिवन है। एंड विंड इज ब्लोइंग इन नॉर्थ, तो नॉर्थ को हमने जे कैप लिखा है, और विंड अगर ब्लो कर रही है नॉर्थ की तरफ तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी हो गई? 4 जे कैप हो गई। और वो बोलता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग इन विच द फ्लैग फॉल्स नहीं है, फ्लैग फ्लटर्स। तो किस डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करेगा बच्चों? मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग जो होगी, यही डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग होगी। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। वेलोसिटी ऑफ फ्लैग इज 3 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग इज माइनस 3 आई कैप हो गया, एंड वेलोसिटी ऑफ विंड इज 4 जे कैप। तो माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, अगर यहां पर आप देखेंगे तो माइनस 3 और 4 जे कैप, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये वेलोसिटी ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग, और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग होगी। तो इससे आप जो है वो एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल कितना होगा? tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, और tan थीटा इक्वल टू 4/3 का मतलब 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग हो जाएगी। तो क्या समझा आपने इस एग्जांपल से? कभी भी आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग, और फ्लैग की वेलोसिटी कहां से आएगी? जो भी उसको कैरी कर रहा है फ्लैग को, वही वेलोसिटी फ्लैग की वेलोसिटी भी होगी। तो आई होप इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं बच्चों, जिसमें मान लीजिए ये वाला 2 प्रोजेक्टाइल का केस लेते हैं। जैसे इंटरेस्टिंग केस, इफ 2 प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शंस अंडर ग्रेविटी, तो एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होगा? तो देखिए यहां पर दिया गिवन है कि एक प्रोजेक्टाइल ए है, इसको हमने 440 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया है, और बी को हमने 40 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया है एज शोन इन फिगर। देखो बच्चों एक बात तो क्लियर है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी ये दोनों इक्वल होंगे। कितने होंगे? दोनों ही माइनस जी इंटू जे कैप होंगे। अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी है डाउनवर्ड, तो दोनों के एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे? जी डाउनवर्ड हो जाएंगे। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा?
दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो दैट इज इक्वल टू 0। और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों? वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों? कि अगर ए को बी देख रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी यहां पर ऑब्जर्वर हुआ और ए ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो मोशन कैसा होगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप दो प्रोजेक्टाइल को हवा में फेंक देते हैं, किसी भी डायरेक्शन में फेंक देते हैं, लेकिन अगर एक के रेस्पेक्ट में आप दूसरे का मोशन देखेंगे, एक को दूसरा कैसा दिखाई दे रहा होगा? तो एक को दूसरा स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ये चीज जहां पर भी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा वहां पर यह बात करेक्ट होगी। आप हवा में मत फेंकिए, आप ग्राउंड पे दो पार्टिकल्स को डिफरेंट डायरेक्शन में फेंक दीजिए। ग्राउंड पर एक को इस डायरेक्शन में फेंक दीजिए ईस्ट की तरफ, दूसरे को किसी और डायरेक्शन में फेंक दीजिए नॉर्थ की तरफ फेंक दीजिए। तो अगर दो डायरेक्शन में फेंक दिया किसी डायरेक्शन में, वहां पर भी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वहां पर भी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। तो जहां पर भी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ना तो स्पीड चेंज हो रही है, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, और इसका मतलब पाथ हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। जैसे ही आपको ये पता लगता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो इजी हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, इस केस में आपसे पूछा गया है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल। तो आप ये बताइए ना बच्चों कि अगर मैं बोलता हूं कि एक ऑब्जर्वर ए यहां पर है और बी उसको किसी स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसमें भी एनी स्ट्रेट लाइन, और अगर आपसे पूछा जाए इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन का मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? यहां से ज्योमेट्री से अगर आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर दें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं? किसी भी एक पार्टिकल को रोक देते हैं, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके रेस्पेक्ट में बना देते हैं, और उस वेलोसिटी की डायरेक्शन पर ज्योमेट्री से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके निकाल देते हैं कितना डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल इन दिस केस, अगर मुझे बोला जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ए मैं यहां पर लिख सकता हूं कितना? 40 आई कैप, इस डायरेक्शन में हो गया। वेलोसिटी ऑफ बी निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना हो, या ऐसा करते हैं इसमें कि हम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल देते हैं, ए को रेस्ट में रखते हैं और देखते हैं कि बी जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा ए को। ए इज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं बी की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, सपोज 40 मीटर पर सेकेंड, और इसमें से वी ए को माइनस कर दूं, दिस इज माइनस वी ए, वी भी माइनस वी ए करना है ना, तो वी ए इस तरफ कितना हो गया? 40 हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ये भी 40 है, ये भी 40 है, इसका मतलब रिजल्टेंट इसका वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इनके एंगल बाइसेक्टर की तरफ जा रहा होगा। ये एंगल कितना रहा होगा? अगर 60 डिग्री एंगल पर है तो एंगल 30 डिग्री रहा होगा। क्यों 30 डिग्री रहा होगा बच्चों? बिकॉज दोनों ही 40-40 है, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इसकी एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग जा रहा होगा। ये किसकी डायरेक्शन हो गई? ए को हमने रेस्ट में रखा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की डायरेक्शन हो गई। अब ए कहां पर है? ए जो है वो यहां से 60 डिग्री एंगल, ये आप देख सकते हैं कि 100 और 100 का मतलब 45 डिग्री रहा होगा। अगर ए और बी को मिला दें तो एंगल कितना रहा होगा? 45 डिग्री। और ये किधर जा रहा है? 30 डिग्री पर जा रहा है। इसका मतलब इस तरह से कोई लाइन आएगी बीच में, और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो ये आपका मिनिमम डिस्टेंस होने वाला है। इसका मतलब ए यहां पर कहीं है, और अगर मैं ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दूं इस पर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम डिस्टेंस होगा। अब आप सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, कोई खास बात नहीं रह गई। अगर ये 100 है और ये 30 डिग्री है, तो ये वाला डिस्टेंस 50 हो जाएगा। क्यों बच्चों? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा, अगर ये 30 डिग्री है और ये 100 है, तो हम 1030 लिख देते हैं, और ये 1030 दैट विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय 100, और ये डिस्टेंस डिवाइड बाय 100 अगर आप निकालेंगे तो ये डिस्टेंस आपका है x डिवाइडेड बाय 100, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 100 बाय √3 हो गया।
तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 100/√3। अब ये डिस्टेंस 100/√3 हो गया, तो ये 100 में से माइनस कर देंगे आप, 100 माइनस 100/√3 हो जाएगा ये। और बिकॉज आपको ये एंगल 30 डिग्री पता है, तो यहां पर ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो किसी एक ट्रायंगल में अगर आपको ये पता है कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और एक साइड पता है, तो इसकी लेंथ आप कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। आपने देखा 30 डिग्री पर जा रहा है, 60 डिग्री था, 30 डिग्री पर गया ये, यहां से 30 डिग्री पर गया और ये आपके पास पता था कि 45 डिग्री होता है, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर से ही जा रहा होगा। तो आपने tan 30 इक्वल टू इस डायरेक्शन को इसको x मान लेते हैं, x डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 100/√3। ये 100/√3 से ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा 100 माइनस 100/√3। और इस वाले ट्रायंगल में अगर आपको ये 90 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता है, तो आप ये कैलकुलेशन कर पाएंगे, आप जो है वो मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे कितना होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। एक वेलोसिटी निकालिए, स्ट्रेट लाइन में आ रही होगी, और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और उस परपेंडिकुलर की लेंथ किसी भी तरीके से निकाल दें, ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर लें जनरली, तो प्रॉब्लम इजी हो जाता है और आप मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी केस में बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोलिजन कब होगा इनका, अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन, तो आप अब सिंपल सी एक चीज समझ लीजिए कि अगर ए एक पार्टिकल है वो भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है, और ए के रेस्पेक्ट में बी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो कब कोलाइड करेगा बी ए से? बी ए से तभी कोलाइड करेगा ना बच्चों जब बी की वेलोसिटी ए के अलोंग ही रहे हमेशा, यानी ए को बी हमेशा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता रहे। तो ए मूव कर रहा है, बी मूव कर रहा है, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी बी की ए की तरफ है तो वो डेफिनेटली कोलाइड कर सकता है। उस केस में टाइम की कैलकुलेशन एक अलग हो सकती है कि किसी किसी केस में मान लीजिए उससे पहले ही वो ग्राउंड पे गिर गया, मान लीजिए उससे पहले ही ग्राउंड पर गिर गया तो नहीं कोलाइड कर पाएगा, लेकिन अगर दोनों हवा में है सफिशिएंट टाइम के लिए और दोनों को प्रोजेक्ट किया गया है और ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी ए के अलोंग ही आ रही है शुरू में, तो अगर सफिशिएंट टाइम दिया जाए तो डेफिनेटली पार्टिकल बी ए को कोलाइड करेगा ही करेगा। तो कोलिजन की कंडीशन क्या हो गई बच्चों? अगर मैं कहता हूं कि बी यहां पर है और ए यहां पर है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इस डायरेक्शन में हो गया, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की डायरेक्शन इसके अलोंग होनी चाहिए, ए की लाइन के अलोंग होने चाहिए दोनों। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये दोनों ए की लाइन के अलोंग होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो कंडीशन आपकी क्या हो जाती है? यूनिट वेक्टर ऑफ वी बी ए एंड यूनिट वेक्टर ऑफ आर बी ए शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शंस। दैट मींस वी बी माइनस वी ए अपॉन मॉड ऑफ वी बी माइनस वी ए, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में। दैट इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन है तो लिख सकते हैं आर ए माइनस आर बी, क्योंकि नेगेटिव साइन था, आर ए माइनस आर बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर ए माइनस आर बी। ये आपका कंडीशन हो जाएगी। दो पार्टिकल्स अगर कोलाइड कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो आपको अगर दोनों के पोजीशन वेक्टर्स पता है, दोनों के वेलोसिटी वेक्टर्स पता है, तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए और आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा आपके पास। आई होप इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग कर पाएंगे। इसके अलावा और किस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं? रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, इसमें भी बच्चे जो है वो डिफिकल्टी फील करते हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि ऐसे केस में बोट और स्विमर दे मेक एन एफर्ट विच इज गिवन बाय VSR यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इनके अपने एफर्ट्स होंगे, इसका वेलोसिटी ऑफ रिवर से कोई रिलेशन नहीं है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का वेक्टर सम होगी। तो दे may not move in the direction of their effort, but they move in the direction of actual velocity given by velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river। इन दोनों का वेक्टर सम जो होगा ये velocity of swimmer with respect to ground होगी, और इस डायरेक्शन में ये स्विमर हमको जाता हुआ दिखेगा। The direction of efforts of swimmer या boat that can be judged by orientation of swimmer or boat।
इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कि मान लीजिए ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, मान लीजिए मैं इसको वी आई कैप लिख देता हूं, इस डायरेक्शन में जा रही है, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका जो मॉड है यानी ये जो एफर्ट्स हैं ये यू स्पीड है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, स्विम करने की स्पीड है, तो ये हमेशा क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगी। तो इनका जो वेक्टर सम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में कहीं पर आपको ग्राउंड से जाता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप ओरिएंटेशन देखेंगे, जैसे यहां पर ये लिख रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स ऑफ स्विमर और बोट कैन बी जज्ड बाय ओरिएंटेशन ऑफ स्विमर। इसका क्या मीनिंग हुआ कि आपको जो स्विमर है वो कैसे जाता हुआ दिख रहा होगा? इस डायरेक्शन में, यानी एफर्ट्स जो होंगे ना स्विमर के, वो हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहे होंगे। स्विमर का जो फेस है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये आपका सेंस हुआ, जिस सेंस में आपको दिखाई दे रहा है ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, लेकिन एक्चुअली वो कहां पहुंच रहा होगा? इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में पहुंच रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार सिचुएशन पूछी जाती है, मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं कि इसकी रिवर की विड्थ जो है वो डी है, ये यू वेलोसिटी हो गई रिवर की, और मान लीजिए वी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, थीटा एंगल पर है इस डायरेक्शन से, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्टली ए से बी तक पहुंचने का टाइम निकालना है, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी तक पहुंचने का टाइम क्या होगा बच्चों? इसका डिस्टेंस डी है, विड्थ डी है, और वी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में क्या है? इसका कंपोनेंट है। ये जो u माइनस वी साइन थीटा होगा, ये u माइनस वी साइन थीटा तो किसके अलोंग आपको जो बताएगा? आई के अलोंग। और v कॉस थीटा किसके अलोंग हो गया? j के अलोंग। तो डिस्टेंस d किसके अलोंग है? j के अलोंग। तो j के अलोंग डिस्टेंस ले लें और j के अलोंग क्या ले लें? वेलोसिटी ले लें। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी आपको क्या दे देगा? टाइम दे देगा। टाइम सीधे सीधे कितना हो जाएगा? d अपॉन वी कॉस थीटा। और ये पहुंच कहां रहा है? ये पहुंच रहा है किसी और डायरेक्शन में, मान लीजिए पहुंच रहा है यहां पर कहीं, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? ड्रिफ्ट का मतलब आप x के अलोंग डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो x के अलोंग जो डिस्टेंस है वो x के अलोंग वेलोसिटी कितनी हो गई? u माइनस वी साइन थीटा, और टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, ये कितना हो गया? d अपॉन वी कॉस थीटा। ये आपके पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा? ड्रिफ्ट आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्टली अपोजिट एंड पर पहुंचना है, a से b तक पहुंचना है, डायरेक्टली अपोजिट एंड पहुंचना है अगर आपको, तो डायरेक्टली अपोजिट एंड पे कैसे पहुंचोगे बेटा? डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचने के लिए ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए? जीरो। ड्रिफ्ट जीरो होगा तो डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब u माइनस वी साइन थीटा इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो साइन थीटा यहां से आपके कितना आ जाएगा? u बाई वी। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स u बाई वी पर अगर स्विमर स्विम करना स्टार्ट करेगा तो वो डायरेक्टली अपोजिट एंड पर पहुंच जाएगा। ये वाला थीटा एंगल हम कंसीडर करके चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि u अगर u ग्रेटर देन v हुआ, u जो है अगर ग्रेटर देन v हुआ तो फिर साइन थीटा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर रिवर की स्पीड ज्यादा है स्विमर के स्विम करने की स्पीड से, रिवर की स्पीड ज्यादा है स्विमर के स्विम करने की स्पीड से, इफ u इज ग्रेटर देन v तो साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन 1। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे केस में वो किसी भी डायरेक्शन में जाए अपोजिट एंड पर नहीं पहुंच पाएगा बच्चों, ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो पाएगा। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि अगर ड्रिफ्ट जीरो होना है तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो ड्रिफ्ट जीरो होने की कंडीशन u लेस देन v तो पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये हो गया कि उसको थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स u बाई v पर जाना चाहिए। ऐसे केस में जनरली एक ये भी चीज पूछी जाती है आपसे कि डिजायर डायरेक्शन में अगर पहुंचना हो, डिजायर डायरेक्शन में कहीं पर पहुंचना है, अगर डिजायर डायरेक्शन में पहुंचना चाहोगे तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? बड़ी सिंपल कंडीशन है बच्चों। डिजायर डायरेक्शन में पहुंचने का मतलब बेसिकली यही हो गया कि
जैसे ए से बी तक पहुंचना था, ये भी तो डिजायर्ड डायरेक्शन ही थी ना। अगर आप यहां से किसी अल्फा एंगल पे पहुंचना चाहते हो ए से बी तक, तो आपका डिजायर्ड डायरेक्शन क्या है कि आप ए से बी तक पहुंचना चाहते हो, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की डायरेक्शन ए से बी होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर यू इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर यहां से थीटा एंगल पर है, तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अभी हमने क्या देखा था पहले कि जब उसको ए से बी पहुंचना था तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को जीरो कर दिया था ना, u माइनस वी साइन थीटा इक्वल टू जीरो कर दिया था। जिस डायरेक्शन में पहुंचना है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? जिस डायरेक्शन में पहुंचना है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर सम जीरो कर दीजिए u और v का। तो यहां पर क्या किया हमने, अगर उसको a से b पहुंचना है तो कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ये हो गई कि a से b के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। तो इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा, u साइन अल्फा, ये एंगल अल्फा है तो इधर आएगा u cos अल्फा, इधर u साइन अल्फा, और ये v है तो इधर v cos थीटा, इधर क्या आएगा v साइन थीटा। तो अगर u cos अल्फा, u साइन अल्फा सॉरी, इक्वल टू v साइन थीटा है तो पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, ये सॉरी स्विमर कहां पहुंच जाएगा, स्विमर a से b तक पहुंच जाएगा। तो बड़ी सिंपल चीजें हैं। अगर ड्रिफ्ट निकालना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो जो रिवर की विड्थ है उसको इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है डी की डायरेक्शन में विड्थ के अलोंग उससे डिवाइड कर दीजिए वेलोसिटी से, तो टाइम आ जाएगा। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुंचना है तो उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी को जीरो कर दीजिए, यानी स्विमर की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी का वेक्टर सम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। आपसे इस केस में अगर ये पूछे कि कितना टाइम लगेगा इसको ए से बी तक पहुंचने में, तो ए से बी तक पहुंचने में डिस्टेंस ए बी आपको गिवन होगा और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना हो गया, इधर v sin थीटा था तो कंपोनेंट v cos थीटा आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और प्लस ये कितना था u sin अल्फा तो u cos अल्फा हो जाएगा। ये आपका a से b तक पहुंचने का टाइम हो गया। तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं बच्चों, अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो फ्लैग के फ्लटर करने की डायरेक्शन हो, रिवर स्विमर की डायरेक्शन हो, या दो प्रोजेक्टाइल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, एक का मोशन दूसरे के रेस्पेक्ट में देखना हो, आप देख सकते हैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल हो जाती हैं। तो थोड़ा लेक्चर जो है वो लेंदी तो था बिकॉज बहुत सारी चीजें कवर करनी थी, लेकिन इस छोटे से लेक्चर में अगर हिसाब से आप देखें तो रिलेटिव मोशन को मैंने पूरा कंप्लीटली कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। हो सकता है आपको 2-3 बार इसको देखना पड़े, आप सेव करके रखिए, और जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते थे अभी तक और सॉल्व नहीं होती थी उनमें इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की कोशिश करिए। अगर कहीं पर एरोप्लेन और विंड की प्रॉब्लम आ जाती है तो वैसे केस में वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड को वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर की तरह ट्रीट करिए, और वेलोसिटी ऑफ विंड को वेलोसिटी ऑफ रिवर की तरह ट्रीट कर लीजिए, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। हमने रेन मैन प्रॉब्लम भी देख ली कि अगर रेन हो रही है तो किस डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो आई हैव ट्राइड टू कवर रिलेटिव मोशन कंप्लीटली इन दिस लेक्चर। आई होप आपको पसंद आएगा। आप जो है वो ऐसे ही लेक्चर्स लेकर मैं आता रहूंगा। अगर आपने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस का वेट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।